अस्सलाम वालेकुम। आई एम हिना खुर्शीद और मैं आज आप लोगों को डायूरेटिक्स पढ़ाऊँगी जो कि चैप्टर नंबर 18 है। फार्मा का एडिशन है लिपिनकॉट का 6th मेरे पास, जिसका पेज नंबर है 241। सही है, तो पहले मैं आपको डायूरेटिक्स का जो है वो इंट्रोडक्शन दे दूँगी आज इस लेक्चर में कि क्या क्या पढ़ेंगे और कैसे कैसे पढ़ेंगे। अब हमारे पास सबसे पहले डायूरेटिक्स करते क्या हैं। इनका काम हमारे पास क्या करते हैं कि ये सॉल्यूट और वाटर एक्सक्रिएशन को इंक्रीज़ कर देते हैं, जिसका मतलब है कि ये यूरिन फॉर्मेशन को ज़्यादा कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। सही है। अब जो मोस्ट डायूरेटिक्स जो होते हैं वो इनहिबिटर्स होते हैं किसके, रीनल आयंस के ट्रांसपोर्टर्स के। क्या करते हैं, ये डिक्रीज़ कर देते हैं सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को नेफ्रॉन के अलग अलग प्लेसेस पे, मतलब नेफ्रॉन की जगह जगह पे ये उनकी रीएब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करते हैं डायूरेटिक्स। सही है। अब हमारे पास क्या हो रहा होता है कि एज अ रिज़ल्ट जब हमारे पास सोडियम और जैसे अदर आयंस हैं, क्लोरीन जो हैं वो यूरिन में ज़्यादा अमाउंट में जा रहे होंगे, तो जाहिर है कि यूरिन की पीएच भी चेंज हो जाएगी। तो लाइक अगर हमारे पास बाइकार्बोनेट आयन है या सोडियम आयन है या हमारे पास क्लोरीन आयन है, वो उसमें जा रहे हैं, किसमें, यूरिन में जा रहे हैं, तो उसकी पीएच भी चेंज हो जाएगी। इस वजह से अगर बाइकार्बोनेट आयन जो है वो ब्लड से ज़्यादा लॉस हो रहे हैं, जैसे कि डायूरेटिक्स में, या अगर हम दे रहे हैं उन्हें कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स, तो अगर वो ज़्यादा लॉस हो रहे हैं तो ब्लड की पीएच भी चेंज होगी और वो एसिडोसिस में चले जाएगा। सही है। तो नेट रिज़ल्ट क्या है कि डायूरेटिक्स जो है वो ज़्यादा प्रमोट किसकी एक्सक्रीशन करता है, सोडियम की, क्लोरीन की और बाइकार्बोनेट आयंस की। ठीक है। और जो है और दो जैसे पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इनकी कंसंट्रेशन पर भी ये थोड़ा बहुत अफेक्ट करता है। सही है। अब इसके रिज़ल्ट में हमारा रिज़ल्ट क्या बनता है कि मतलब वाटर ज़्यादा एक्सक्रिएट आउट करवा रहा है, तो यूरिन फ्लो जो है हमारा बढ़ जाता है। अब पहले जैसे मैंने डिस्कस किया कि जब हमारे पास आयंस रिलीज़ हो रहे हैं यूरिन में, तो उसका भी पीएच जो है वो चेंज हो जाएगा। तो चेंज इन द पीएच नंबर दूसरा हमारा हो गया। नंबर तीसरा हमारे पास क्या है कि आयनिक कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन और ब्लड दोनों की वो चेंज हो जाएगी। तो ये हमारे पास नेट रिज़ल्ट हो गया किसका, डायूरेटिक्स देने का। फिर हमारे पास जो है डायूरेटिक्स हम देते कहाँ कहाँ हैं। सही। तो हम सबसे पहले डायूरेटिक जो है वो हम, अगर एडिमा हो जाता है एडिमा हो जाता है तो हम इसमें भी देंगे। हाइपरटेंशन हो जाती है हमें तो हम इसमें भी देंगे। अगर कंजेस्टिव हार्ट फेलुअर है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है और सेरिब्रल एडिमा है, सिरहोसिस ऑफ द लिवर है, ग्लाकोमा है, तो इसमें भी हम ये डायूरेटिक्स देंगे। अब हमारे पास एडिमा है, एडिमा में हम डायूरेटिक्स क्यों देंगे, जैसे कि आप लोगों को पता है कि ब्लड वेसल्स का ऑनकोटिक प्रेशर डिस्टर्ब हो जाए तो क्या होता है कि पहले तो हमारे पास जो है ब्लड वेसल्स में जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है वो हमारे पास क्या करती है, उसके ऑनकोटिक प्रेशर को मैनेज कर रही होती है। मतलब जो ब्लड वेसल्स के अंदर कोई भी कंटेंट होता है, ब्लड होता है, फ्लूइड होता है, उसको बाहर जाने से रोकती हैं। सही है। लेकिन अगर हमारे पास जो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम ले लें, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हमारे पास क्या हो रहा होता है कि प्रोटीन लीकेज हो रही होती है, किसकी, एल्ब्यूमिन की। एल्ब्यूमिन लीकेज हो रही है तो जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है कि ऑनकोटिक प्रेशर जो है हमारे ब्लड वेसल्स का वो डिस्टर्ब हो रहा है। अब एल्ब्यूमिन चले गया, ब्लड वेसल्स के जो है फ्लूइड्स को उनको मौका मिल गया, भाई हम बाहर घूम फिर कर आते हैं, तो वो सब के सब कहाँ आ गए, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में इंटरस्टिशियम में आ गए। इंटरस्टिशियम में आ गए तो यहाँ पर क्या इन्होंने कॉज कर दिया, एडिमा कॉज कर दिया। सही है। अब एडिमा हो गया तो हम क्या देंगे, डायूरेटिक्स देंगे। डायूरेटिक्स क्या करेंगे कि मतलब हमारे पास जो है वो वाटर रिटेंशन हो रही है ना बॉडी में, जगह जगह बॉडी के इंटरस्टिशियम में फ्लूइड भर रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसका एक्सक्रीट आउट करवाएंगे वाटर की, जिसकी वजह से एडिमा हो। ये हमारे पास जो है हाइपरटेंशन में क्यों देते हैं, वैसे वो सारा बताया कि एल्यूमिन जो है वो रिलीज़ हो रहा है। और अब हमारे पास जो है इन्होंने क्या किया डायूरेटिक्स ने कि इंक्रीज़ करवा दिया
किसको, हाइपोवॉल्यूमा हो गया, ठीक है, वॉल्यूमिक हो गया, सही है। हमारे पास जब जो है GFR जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है हाइपोवॉल्यूमिक की वजह से या किसी भी वजह से, तो हमारे पास जो है एज़ यू नो कि जो एल्डोस्टेरोन रिलीज़ हो रहा होता है वो सोडियम और वाटर की रिटेंशन करवा रहा होता है। अब हमारे पास पहले ही एडीमा हुआ होगा तो सोडियम और वाटर की मोर रिटेंशन की वजह से हमारे पास क्या है कि हाइपरटेंशन कॉज हो जाता है। यहाँ तक समझ आ गया आपको? तो इधर ओवरव्यू में ज़्यादातर यही बताया हुआ है, या बताया हुआ है कि हम जैसे कि यहाँ पे देखें, मोस्ट कॉमन यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ एबनॉर्मल फ्लूइड रिटेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन ETC वगैरह। और मैंने आपको ज़्यादातर और भी एग्जाम्पल्स बता दिए हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो कि मैं आपको पैथोलॉजी में बताऊँगी क्या होता है, और इसके बाद ग्लाइकोमा है, आगे मैं डिस्कस करती हूँ उसको क्या वो क्या होता है। सिरोसिस ऑफ लिवर में क्यों हम दे रहे होते हैं सिरोसिस, और सेरेब्रल एडिमा क्यों कॉज उसमें कैसे दे रहे होते हैं, तो ये सारे कॉज मैं आगे डिस्कस करती हूँ। फिर ओवरव्यू में हमारे पास यही बताया हुआ है। उसके बाद हमारे पास नॉर्मल रेगुलेशन ऑफ द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बाय द किडनी बताया हुआ है, सही है। अब हमारे पास सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि कौन कौन से डायूरेटिक्स होते हैं। नंबर पहला ये देखिए, हमारे पास थायजाइड डायूरेटिक्स होते हैं, लूप डायूरेटिक्स होते हैं, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स होते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स होते हैं, और ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स होते हैं। अगर मैं नंबर वाइज चलूँ तो हमारे पास ये आप नॉर्मल ये जो है नेफ्रॉन है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बाउंस पेंस कैप्सूल है, और ये हमारे पास क्या है, ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस क्या होता है, केट ऑफ कैपिलरीज, जहाँ पे हमारे पास जो है वो ब्लड फिल्ट्रेट हो रहा होता है, एफरेंट के थ्रू आ रहा होता है, यहाँ पे फिल्टर होता है, यहाँ से इफ्रेंट के थ्रू चले जाता है, और जो बाकी फिल्टर होता है वो कहाँ आ जाता है, PCT में आ जाता है। PCT में यहाँ पे अगर आ गया, PCT में जो फिल्ट्रेट आया है वहाँ से एब्जॉर्प्शन हम करवाते हैं किसकी, सोडियम की, और जितने भी आयंस हैं या क्या उनकी एब्जॉर्प्शन करवाते हैं, यहाँ एब्जॉर्प्शन हो जाती है। मोर देन 70% ऑफ द सोडियम की एब्जॉर्प्शन यहाँ हो जाती है। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास कौन सा डायूरेटिक्स जो है वो काम करेगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, सही है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर क्या करता है, यहाँ पर एक एंजाइम होता है हमारे पास कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ठीक है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस का फंक्शन क्या होता है कि वो बाइकार्बोनेट आयन की रीएब्जॉर्प्शन करवा रहा होता है। लेकिन जब हम कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर दे देंगे, मतलब कि उसको इनहिबिट करने वाले डायूरेटिक्स दे देंगे, तो वो क्या करेगा कि हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट की रीएब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देगा, जो कि फिर वो यूरिन में के थ्रू एक्सक्रीट आउट होगी। और ये हम किस कंडीशन में देंगे, ये मैं आगे आपको कार्बोनिक एनहाइड्रेस की जो जब पढ़ाऊँगी तो उसके अंदर मैं आपको बताऊँगी कि किस कंडीशन में देते हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, अच्छा, इस पर हमारे पास जो है कौन से डायूरेटिक्स देते हैं, एसिटाइलजोमाइड, ठीक है, जो कैन ये देखें इनहिबिट द रीएब्जॉर्प्शन बाय द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। वीक डायूरेटिक्स प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी एसिटोजोलेमाइड की, सही है। अब फिर हमारे पास आ जाते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। यहाँ पर इन्होंने इसका नहीं बताया हुआ, लेकिन यहाँ पर हम ये आप जैसे कि आप सबको पता है कि ये सिर्फ वाटर के लिए जो है वो परमेएबल होता है, और जो है आयंस के लिए इम्परमेएबल होता है। यहाँ से वाटर ही रीएब्जॉर्ब हो। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है कि वाटर ही के लिए परमेएबल, वाटर चले गए, आयन यहीं पे रह जाएंगे। तो ये हमारे पास अगर यहाँ पर अगर हमको इनहिबिटर देते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज करवाएगा, जिसकी वजह से जो है वाटर की अगर ऑस्मोटिक हम किसे कहते हैं, हायर मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू द लोअर कंसनट्रेशन, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा देंगे हम तो जो है वाटर यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो रीएब्जॉर्प्शन मतलब कि दोबारा उसमें आ जाएगा, और हमारे पास जो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। अब हमारे पास आते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे। यहाँ पर भी मैं आपको बता दूंगी ऑस्मोटिक में जैसे मैनिटोल हम जो है वो ज़्यादा देते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ाने के लिए, और यूरिया, ग्लिसरीन, ये सारी चीज़ें हम ज़्यादा दे रहे होते हैं। असेंडिंग लूप में आप जैसे पता है कि ये जो है वाटर के लिए इम्परमेएबल होता है, और आयंस के लिए जो है वाटर के लिए इम्परमेएबल होता है और आयंस के लिए परमेएबल होता है। असेंडिंग लूप में हम अगर देते हैं डायूरेटिक्स देते हैं तो वो हमारे पास क्या कर रहे होते हैं कि आयंस की जो रीएब्जॉर्प्शन हो रही है सोडियम पोटेशियम की बाय को ट्रांसपोर्टेशन, उसको जो है वो स्टॉप कर देता है, इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से सोडियम और क्लोरीन, और वाटर तो वैसे ही एब्जॉर्ब नहीं होता और सोडियम क्लोरीन भी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो यहाँ पर रिटेन हो जाता है, जो कि ये लूप डायूरेटिक्स को कहते हैं कि मोस्ट एफिकेशियस ऑफ द डायूरेटिक्स है। ये हमारे पास असेंडिंग लूप ऑफ हेनले भी हो गया,
डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स में हम देते हैं थायजाइड्स डायूरेटिक्स, जो क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं सोडियम एंड क्लोरीन की रीएब्जॉर्प्शन को, रिटेंशन ऑफ द वाटर करवाते हैं। मोस्ट कॉमनली डायूरेटिक फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में अब ज़्यादातर कौन यूज़ करते हैं, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स में कौन से, थायजाइड्स। और ये क्या करते हैं, सोडियम और क्लोरीन की, यहाँ पर भी सोडियम और क्लोरीन की जो है वो करवा रहे थे रिटेंशन, लेकिन यहाँ पर को ट्रांसपोर्टेशन के जरिए हो रही होती है, सही है। फिर हम आ जाते हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल ऑफ द डक्ट में। यहाँ पर आप जैसे एज यू नो कि यहाँ पर जो प्रिंसिपल सेल्स होते हैं वो सोडियम और पोटेशियम की रीएब्जॉर्प्शन करवा रहे होते हैं, और जो इंटरकलेटेड सेल्स हमारे पास होते हैं वो हाइड्रोजन की सिक्रेशन करवा रहे होते हैं। यहाँ पर एक जो है हमारे पास एल्डोस्टेरोन भी रिलीज़ हो रहा होता है, जो कि सोडियम और पोटेशियम के जो वो होते हैं एक्सचेंजर्स होते हैं, क्या कहते हैं उनको, पैसेज जो है वो बढ़ा रहे होते हैं, चैनल्स बढ़ा रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास सोडियम और वाटर की जो है वो एब्जॉर्प्शन हो जाए। और यहाँ पर हमारे पास जो है ADH काम कर रहा होता है, जो कि सिर्फ वाटर की रिटेंशन करवा रहा होता है। तो यहाँ पर अगर हम दे दें स्पाइरोनोलैक्टोन, अमाइलोरॉइड और टाइएम्पटेरिन, तो ये क्या करते हैं, इन सबको इनहिबिट कर देते हैं। स्पाइरोनोलैक्टोन क्या करता है, अल्डोस्टेरोन का एंटेगोनिस्ट है। अल्डोस्टेरोन जो है वो चैनल नहीं बना पाएगा, सोडियम को ट्रांसपोर्ट के पैसेज नहीं मिलेगा, तो सोडियम और जो है पोटेशियम है वो पोटेशियम सीक्रेट नहीं हो पाएगा, और जो है सोडियम जो है वो रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, सही है। और हमारे पास जो है अमाइलोराइड है जो है वो, और ट्राइएम्पटेरिन है, वो ब्लॉक कर देगा सोडियम चैनल्स को। सोडियम चैनल्स को जब वो ब्लॉक करेंगे तो क्या होगा, सोडियम वापस नहीं जा पाएगा, एंड तो हमारे पास फिर एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। फिर एजेंट्स कैन प्रिवेंट द लॉस ऑफ द पोटेशियम दैट अकर्स विद थायजाइड्स एंड द लूप डायूरेटिक्स। ये मैंने आपको पूरे जो है ओवरव्यू दे दिया है, और अगर यहाँ पर देखो तो ये सब चीज़ें इन्होंने यही लिखी हुई हैं जो मैंने आपको यहाँ समझा दी हैं। फिर भी मैं आपको एक रिव्यू दे देती हूँ। ये यहाँ पर देख लें कि अप्रॉक्सीमेटली 60 to 20 ऑफ द प्लाज्मा एंटरिंग द किडनी, 16 to 20% जो है वो प्लाज्मा में आते हैं, और उसमें से क्या होता है कि प्रोटीन्स के लिए वो प्रोटीन्स के लिए और ब्लड सेल्स के लिए वो जो होते हैं वो इम्परमिएबल होते हैं। बाकी जो लो मॉलिक्यूलर वेट्स वगैरह के होते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट अमाइनो एसिड्स के लिए वो परमिएबल होते हैं, जो कि वहाँ से मतलब गुजर जाते हैं। और जो प्रोटीन्स हैं और जो हमारे पास ब्लड सेल्स हैं वो उसको ग्लोमेरुलर कैपिलरीज को या फेनेस्ट्रेटेड जो उनकी एंडोथेलियम होती है वहाँ उसको क्रॉस नहीं कर पाते अनटिल के कोई डिजीज़ ना हो, कोई डिसऑर्डर ना हुआ हो, तब तक वो नहीं क्रॉस करते हैं और बाकी चीज़ें चली जाती हैं, पैसिव रीअब्जॉर्प्शन हो जाती हैं उनके। देखिए PCT है, डिसेंडिंग लूप ऑफ फैनले है, असेंडिंग लूप ऑफ फैनले है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं और द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स ऑफ द डक्ट्स हैं। PCT में मैंने आपको वही बता दिया है कि जो है सोडियम कि 70% से ज़्यादा जो रीअब्जॉर्प्शन होती है वो PCT में हो रही होती है। नंबर दूसरा कि यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है, जैसे ये मैं आपको बता देती हूँ कि ना यहाँ पर PCT में बताया हुआ है कि सोडियम, पोटेशियम और वाटर जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। और यहाँ पर जो है जैसे अगर हम डायूरेटिक्स दे रहे हैं तो अगर हम पीछे कह रहे हैं कि ग्लोमेरुलर से कोई ऐसी चीज़ नहीं वो कर सकती पेनिट्रेट, तो यहाँ पे जो है डायूरेटिक्स यहाँ पे ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं जो भी वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं किसमें, इसमें। तो ये हमारे पास जो है वो असेंडिंग लूप ऑफ द हैनले में भी सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन, क्योंकि डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले का यहाँ जिक्र इसलिए नहीं क्योंकि वहाँ पे सिर्फ वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है, सो वो इम्परमेबल होता है आयंस के लिए। तो इन्होंने डायरेक्ट असेंडिंग लूप ऑफ हैनले पे पहुँच गए हैं। यहाँ पे भी हमारे पास सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम की रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्लोरीन और सोडियम की हो रही होती है। और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स डक्ट में हमारे पास जैसे बताया हुआ था कि इंटरकलेटेड सेल जो है वो हाइड्रोजन सिक्रेट कर रहे हुए होते हैं। और जो हमारे पास सोडियम अल्डोस्टेरोन्स हैं ये हमारे पास जो है वो सोडियम पोटेशियम चैनल्स को क्रिएट कर रहा होता है या इनको वाटर और सोडियम के रिटेंशन के लिए हेल्प कर रहा होता है। और हमारे पास जो ADH है, एंटी डायरेटिक्स हार्मोन्स हैं, वो वाटर के रिटेंशन के लिए काम कर रहे होते हैं। ये हमारे पास सारा ओवरव्यू इन्होंने यहीं पर दिया हुआ है। फिर मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारे पास डायूरेटिक्स PCT पे जो काम करते हैं उनको हम कह देते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर। जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर जिसको हम एसिटोलामाइड भी कह देते हैं, ये क्या करते हैं, बाइकार्बोनेट्स आयंस को इनहिबिट करवा रहे होते हैं। फिर यहाँ पर हम जो हैं वो ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स दे रहे होते हैं, यहाँ पर हम वो लूप डायूरेटिक्स दे रहे होते हैं, यहाँ पर हम थायजाइड डायूरेटिक्स दे रहे होते हैं और यहाँ पर हम जो हैं वो पोटेशियम स्पेयरिंग
डायूरेटिक्स दे रहे होते हैं। ये हमारा इंट्रो था, ये आप यहाँ पढ़ लीजिएगा, सब कुछ यही लिखा हुआ है जो मैंने आपको डिटेल में वहाँ बता दिया है। ओके, मज़ीद इसमें आपको कोई मुझसे सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें, इंस्टाग्राम पे आके पूछ लें, तो मैं आपको फ्रीली जवाब दे दूँगी। आप पूछ ज़रूर लीजिएगा इसमें से। और यहाँ पे नाम ज़रूर याद कर लीजिएगा। नाम याद करना आसान हो मतलब मुश्किल होता है, लेकिन अगर ना आप नाम याद कर लेते हैं ना तो आपको मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन और ये सारी चीज़ें याद करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगता है। सो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको हम नंबर वाइज चलेंगे कि अगर पीसीटी में हमारे पास कार्बोनिक एनहाइड्रस इनहिबिटर्स दे रहे हैं तो मैं कार्बोनिक एनहाइड्रस इनहिबिटर्स ही पहले आपको पढ़ाऊँगी। सही है, कार्बोनिक एनहाइड्रस इनहिबिटर्स पढ़ाऊँगी, उसके बाद हम जो है डीसीटी पे ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स पढ़ा रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, तो फिर मैं आपको वो पढ़ाऊँगी, फिर असेंडिंग लूप वाला पढ़ाऊँगी, फिर कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पढ़ाऊँगी, फिर कलेक्टिंग डक्ट पढ़ाऊँगी। ओके।